कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड फाइनली अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड आप सभी लोगों के होप्स एंड लक के कारण फिलहाल के लिए तो मेरे सारे एग्जाम बढ़िया गए हैं। तो अब से चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना और किसी देरी के। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग मुरुशा को 24 फेजेस वाले लाइफ फॉर्म का कॉप्स ला के देता है एंड इस चीज के लिए लू फेंग ने लिटरली काफी ज्यादा पापड़ बेले थे। वही जो मुरुशा था वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि इस कॉप्स को खाने के बाद फाइनली वो अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच जाएगा। टाइम बीतता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मुरुशा होता है वो ऑलरेडी उन कॉप्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुका होता है। लगभग हाफ सेंचुरी बीत जाती है। जो मुरुशा होता है वो सक्लूजन के अंदर ही होता है। मुरुशा की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो चुके थे। इस वक्त जो ऑलरेडी मुरुशा था वो एम्परर गुजू, डिवाइन किंग वुजिन, इन सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जो लू फेंग था वो मुरुशा को हर टाइम फील कर सकता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है, उसके पावर लेवल के स्केल को मेजर कर सकता था। ये एट द एंड जो मुरुशा था वो स्टार टावर के अंदर ही कल्टिवेशन कर रहा था एंड पूरा का पूरा जो स्टार टावर है वो लू फेंग अपने एक थॉट के साथ कंट्रोल कर सकता है। लू फेंग इस वक्त काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो जानता था कि एक बार मुरुशा का कल्टिवेशन खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच जाएगा। इस एरा के अंदर काफी ज्यादा कम ही लोग हैं जो कि अल्टीमेट रिलम तक पहुंच पाए। कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एम्परर किंग एंड लॉर्ड ऑफ ऑल रिलम को लेते हो तो यही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दम के ऊपर अल्टीमेट रिलम को रीच किया है। उन्होंने एक तरीके से कंप्लीट ग्रेट डाओ को कॉम्प्रहेंड किया है। देखा जाए तो जो एम्प्रेस एंड मोनार्क्स होता है वो आराम से अल्टीमेट रिलम तक की स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि उनका डाउ काफी ज्यादा डीप है, इसलिए क्योंकि उनके पास काफी सारे मल्टीपल सुप्रीम ट्रेजर्स होते हैं। बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ टेक्निक उनकी जो टेक्निक्स होती है वो काफी ज्यादा बेकार होती है। एंड अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो बंदा सही में अल्टीमेट रिलम के ऊपर है वो आराम से इन लोगों को पछाड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप रिलम बीस्ट को ले सकते हो। सेक्टर बीस्ट होते हैं, उनकी डेस्टिनी होती है कि वो एट द एंड एक अल्टीमेट रिलम के बीस्ट बने। भले ही वो किसी भी ग्रेट डाउ को कॉम्प्रहेंड ना करे तो उसके बाद भी जब वो अल्टीमेट लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो उनकी जो स्ट्रेंथ एंड टेक्निक्स होती है वो पूरी तरीके से इक्वली प्रोफाउंड होती है। यानी कि कुल मिला के एक नॉर्मल कल्टिवेटर एंड एक सेक्टर बीस्ट का कभी भी आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो वर्ल्ड बीस्ट होता है वो खाते पीते आराम से मजे करते हुए अल्टीमेट स्टेट तक पहुंच जाए, बट स्टिल एट द एंड वो एक अल्टीमेट स्टेट के वर्ल्ड बीस्ट होता है। लू फेंग इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जब जो मुरुशा है वो अल्टीमेट स्टेट तक पहुंच जाएगा वो उसके पावर की मदद से आराम से स्पेस एंड टाइम्स के सारे कैजुअल मीन्स को खत्म कर सकता है। यानी कि एक बार अगर लू फेंग किसी के ऊपर अटैक करता है, उसे मार देता है, तो उसे मारने के बाद उसके सारे सबूत वहां से खत्म हो जाएंगे। इवन जो एम्प्रेस एंड मोनार्क्स है वो भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि जो 2 एशियन कंट्रीज है वो कैसे न कैसे करके कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए ट्रेसेस निकाल ही लेते हैं। यही रीजन था कि लू फेंग ने अपनी एक सेकंड आइडेंटिटी क्रिएट की थी, ब्लैक रॉब वाला पर्सन जिसने गोल्डन मास्क पहना हो। लू फेंग ने वो गोल्डन मास्क इसलिए पहना था ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। लेकिन मुरुशा के साथ उसे और ज्यादा छुपने की भी नीड नहीं थी। तब अगर किसी को भी लू फेंग को मारना होगा तो लू फेंग आराम से अपनी मेंटल विल का इस्तेमाल करते हुए उसको मार सकता है एंड बाकी के जितने भी सबूत होंगे वो सारे के सारे मुरुशा खत्म कर सकता है। अगर किसी के पास बियॉन्ड गॉड किंग लेवल के वेपन्स भी होंगे उसके बाद भी वो जो वेपन्स होंगे वो इतने ज्यादा कारीगर नहीं होंगे क्योंकि उनके सामने एक ट्रू अल्टीमेट रिलम का वॉरियर खड़ा होगा। वैसे भी जो लू फेंग की विल थी वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी थी एंड प्योर विल अटैक जो होता है वो लिटरली काफी ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन के अंदर होते हैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। और जिन भी लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट डाउस को पूरी तरीके से मास्टर करके रखा है ऐसे लोग तो काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन जो लू फेंग की मेंटल विल पावर्स है वो सारी की सारी बस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही कारीगर है। और फ्यूचर के अंदर जब लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ देता है उसके बाद अगर वो उन 3 एलियन रेसेस में से किसी भी पर्सन को मिलता है तो उसकी जो मेंटल विल है वो उसकी इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। उस टाइम उसके डाउस उसके ज्यादा काम आएंगे। लू फेंग उसके बाद अपने बारे में सोचता है कि उसका जो कल्टीवेशन टाइम है वो अभी भी काफी ज्यादा छोटा है। उसी टाइम के अंदर वो ऑलरेडी सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। उसे ज्यादा जल्दबाजी नहीं थी। लू फेंग के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर बस 2 ही रूल्स थे, पहला तो अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंचना और दूसरा किसी सीक्रेट टेक्निक सीखना जिसकी मदद से वो लोअर रिलम के ऊपर होने के बाद भी काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर सके। ले चाहे इस चीज के कारण उसका जो कॉम्प्रहेंशन है वो स्लो ही क्यों ना हो जाए। भाई तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फेंग को कोई आवाज लगाता है मास्टर। सामने से एक ग्रीन कलर के रॉब के अंदर एक फिगर आगे आ रहा था। ये और कोई नहीं, ये जिन्यू था, लू फेंग का सेकंड डिसाइपल। फेंग काफी लंबे टाइम से यहाँ पे बैठ के वाइन पी रहा था, लेकिन जैसे वो अपने डिसाइपल को देखता है वो अपनी वाइन के गिलास को नीचे रख देता है। जैसे भी पूरे के पूरे ब्लड रिवर सेक्ट के अंदर जिन्यू एक लौता मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल था जो ऑलरेडी अभी जॉर्ज रिलम के पीक के ऊपर पहुंच चुका था। जिन्यू था उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी सेक्ट अफेयर्स को मैनेज करने में, वो अपना 90% टाइम कल्टीवेशन के अंदर लगाता था। जिन्यू लू फेंग को बो करते हुए कहता है, मास्टर
मैं ऑलरेडी स्काई स्प्लिटिंग ब्रांच और चॉज हेवन ब्रांच के अंदर ऑलरेडी बॉटम नेक्स को हिट कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी डाओ ब्रांच को ट्रूली मास्टर कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं पता नहीं मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा। लू फेंग कहता है जिन्यू तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम चॉज रिलम के ऑलरेडी पीक के ऊपर पहुंच चुके हो, वो भी जस्ट 200 ईयर्स के अंदर। देखा जाए तो ये ऑलरेडी एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। मैं एक चीज पता होनी चाहिए कि जो 2 एशियन नेशंस है उसके अंदर के जो रॉयल मार्किसेस है फर्स्ट स्टार के, उन्हें काफी सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें हंड्रेड्स ऑफ एराज लग जाता है। जिन्यू कहता है मास्टर मैं जानता हूँ कि अगर पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो भले ही मैं ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, लेकिन स्टिल अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर छाना जाए तो मेरे से भी ज्यादा काफी सारे पावरफुल जीनियसेस है। मैं एक्सेप्शनल बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वैसे भी मास्टर मुझे तो 200 एराज लग गए, आप तो बस कुछ फ्यू एराज के अंदर ही चॉज रिलम के लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे। ये सुनते जो लू फेंग होता है वो हंसने लग जाता है। डॉट लू फेंग को तो कुछ एराज भी नहीं लगे थे, वो काफी ज्यादा पहले ही चॉज रिलम के ऊपर पहुंच चुका था। तो उसने काफी ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ को हाइड रखा एंड जब सही समय आया तभी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया। लू फेंग जिन्यू से कहता है देखो मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि काफी सारी सेकंड टायर के मार्किसेस है तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए चॉज रिलम के पीक के इवन ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। बट एक बार वो गॉड किंग लेवल के ऊपर आ जाए उसके बाद वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, हमेशा हमेशा के लिए बॉटम नेक के ऊपर स्टक हो जाता है। ये चीज सुनने के बाद जो जिन्यू का दिल होता है वो जोरों से धड़कने लग जाता है। लू फेंग कहता है कि जो चॉज रिलम का कल्टीवेशन होता है वो बस डाओ ब्रांचेस को समझना होता है, जितना अच्छे से तुम अपना बेस क्रिएट कर सको उतना अच्छा। एंड अगर तुम पूरी तरीके से ट्रूली किसी भी डाओ को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें एनलाइटमेंट की जरूरत है। जब जिन्यू एनलाइटमेंट के बारे में सोचता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लू फेंग कहता है देखो एनलाइटमेंट एक ऐसी चीज है जिसे तुम फोर्स नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजों के बाद फाइनली एक दिन अचानक से हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा जब लू फेंग ने गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था उससे पहले उसने पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट का टूर किया था, फिर अचानक से एक दिन उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। वही चीज लू फेंग इस वक्त जिन्यू को समझाना चाहता था। अगर वो चाहे भी उसके बाद भी वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से किसी भी डाव को ट्रूली मास्टर नहीं कर सकता, तभी होगा जब सही समय होगा। और ये सही समय कब होता है इस चीज के बारे में कोई भी नहीं जानता। फिलहाल के लिए जो लू फेंग होता है वो जिन्यू को बस एक ही एडवाइस देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स को वो मास्टर करेगा उतने ही ज्यादा वो आगे बढ़ता रहेगा किसी भी डाव को ट्रूली कॉम्प्रहेंड करने के लिए। जिन्यू लू फेंग से कहता है मास्टर मुझे कितनी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रहेंड करना पड़ेगा। ये चीज सुनने के बाद जो लू फेंग होता है वो हंसने लग जाता है एंड कहता है तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझे। इन सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर करने से तुम अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, बल्कि इन सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करने से तुम जितनी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक सीखोगे उतना ही ज्यादा तुम अपने डाव के और ज्यादा नजदीक जाओगे। इसी तरीके से फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब अचानक से तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मैं अपने डाउस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए और ज्यादा कल्टीवेशन मत करो, सीक्रेट टेक्निक्स के ऊपर फोकस करो, जो तुमने सीखा है उसे और ज्यादा अच्छी तरीके से मास्टर करो। यही इकलौता तरीका है जिसके थ्रू तुम जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सको। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम मेरे डिसाइपल बने थे उसी दिन से तुम्हें हमेशा आसमान की तरफ ज्यादा ऊंची नजरों से देखना चाहिए, यानी कि गॉड किंग लेवल के ऊपर जाना तुम्हारा सपना नहीं होना चाहिए। तुम्हें दूर की सोचनी चाहिए, तुम्हें अपनी हॉरिजॉन्स को ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बस एक गॉड किंग लेवल के एक ऑर्डिनरी से पर्सन बन के रह जाओ पूरे के पूरे लाइफ टाइम के लिए। लू फेंग की बातें सुनने के बाद जो जिन्यू होता है वो थोड़ा सा मोटिवेटेड सा फील करने लग जाता है। इसके बाद वो लू फेंग को ग्रीट करके फाइनली यहाँ से चले जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को मदर रिवर वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये पर्सन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पुट ऑन कर रहा है यांगफा एशियन नेशन के लिए। ये और किसी की बात नहीं है बल्कि लू फेंग की बात कर रहे थे, यानी कि ब्लैक रॉब गोल्डन मास्क वाला पर्सन। इस बंदे की जो आइडेंटिटी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो ऑलरेडी अल्टीमेट रियलम बीइंग को टक्कर देती है। रही बात इसकी मेंटल विल की तो वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी है। एंड ये जो पर्सन था ये और कोई नहीं है, गॉड किंग जोंगफू था। गॉड किंग जोंगफू मन ही मन कहता है कि वो जो गोल्डन मास्क वाला पर्सन था वो ऑलरेडी इतना पावरफुल था कि अगर वो चाहता तो आराम से वो उस पर्पल रॉब वाली वुमेन को आराम से खत्म कर सकता था। बट लू फेंग के जो इंटेंशंस थे वो काफी ज्यादा क्लियर थे, वो इन सब बेकार के फचड़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहता था। इस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उस टाइम जो लू फेंग था वो इन सारे लोगों को अपने अपोनेंट्स की तरह देख रहा था, ना कि अपने एनिमी की तरह। इसलिए लू फेंग ने उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारा था। तो गॉड किंग जोंगफू होता है वो मन ही मन कहता है उस दिन के बाद से ये जो बंदा है ये आज तक बाहर नहीं आया। कहा जाए तो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी पीक एग्जिस्टेंस है, जैसे कि स्काई वुड, नेशन रिलम बीस्ट या फिर लॉर्ड ऑफ ऑल रिलम्स, इन सभी लोगों को रिसोर्सेज की जरूरत है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज के पीछे भागता है। क्या ये ब्लैक रॉक वाला फिगर, क्या इसे रिसोर्सेज की कोई भी परवाह नहीं है? जब लास्ट टाइम लू फेंग ने एक्ट किया था उसके बाद भी और भी काफी सारे ट्रेजर्स आए थे ड्रीम रिलम के अंदर, बट लू फेंग ने किसी भी ट्रेजर के
के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम जो मुरुशा था वो अपने कल्टीवेशन के बीच में था एंड जो लू फैंग था वो भी अपना नॉर्मल कल्टीवेशन ही कर रहा था। एंड वो ऑलरेडी जानता था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसे जबरदस्ती और डाउट्स को कॉम्प्रहेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे रिसोर्सेज की नीड नहीं थी, बल्कि उसे वक्त की जरूरत थी। वो टाइम के साथ अपने फाउंडेशन को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता था। तो ज़ोंगफू होता है वो कहता है कि पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो बस दो ही पीक लेवल के बींग्स है जो कि बाहरी दुनिया के मैटर से अलग रहता है। एक तो क्वीन ऑफ विंड कैपिटल हो गई, दूसरे फायर एंसेस्टर हो गए। क्वीन ऑफ विंड कैपिटल की बात की जाए तो ये जो लड़की है इसके पीछे ऑलरेडी पूरा का पूरा ईस्टर्न पोलर रीजन है। इसे नेचुरली किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, ना इसे कम्पीट करने की जरूरत है। एंड अगर फायर एंसेस्टर की बात की जाए तो उस पर्सन को खुद पर्सनली युआन ने गाइड किया था एक बार, एंड युआन के थ्रू क्योंकि इस पर्सन ने पर्सनली गाइडेंस रिसीव की थी, इसलिए इसका जो इंसाइट है वो काफी ज्यादा वाइड है। ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से अपनी कल्टीवेशन के अंदर मगन रहता है। लेकिन ये ब्लैक रॉब इंडिविजुअल आखिर ये पर्सन है कौन, इसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। बस ड्रीम रिलम के अंदर एक ही बार आया था, अगर ये और एक दो बार आता तो मैं किसी तरीके से इस बंदे के साथ दोस्ती करना चाहता था। इस बंदे के साथ मेरी दोस्ती हो जाती तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर मुझे काफी कुछ फायदे होते। फिलहाल के लिए इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दो ईस्टर्न नेशन काफी ज्यादा लंबे टाइम से पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर रही है। हर एक नॉर्मल कल्टीवेटर रिसोर्सेज के लिए काफी ज्यादा तड़पता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट का भी जो सोर्स वर्ल्ड का एंड है वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। उनके पास शायद कुछ बिलियंस ऑफ एराज ही बचे होंगे। ऐसे में जितने भी कल्टीवेटर्स है वो सारे के सारे अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं कि जैसे कि तैसे वो करके अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच सके। बट ये बंदा जिसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसके बाद भी ये ड्रीम रिलम के बाद दोबारा कभी नहीं देखा गया। आप लोगों को पता होगा कि ये जो मदर रिवर है, मदर रिवर का जो मालिक है वो और कोई नहीं, वो ज़ोंगफू ही है। जो ज़ोंगफू था वो ट्रेजर लैंड्स के अंदर बीच बीच में जाया करता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मोर प्रीशियस रिसोर्सेज को गैदर कर सके, ताकि उसके पास पूरी तरीके से एक कंप्लीट चॉटिक ब्लड सोर्स का एक पाथ हो या फिर एक सेट हो। इस बंदे ने सोचा था कि जो ब्लैक रॉक वाला पर्सन है वो अलोन कल्टीवेटर होगा तो उसके साथ मिलके ये काम कर सकता है। बट इसका ये जो सपना है ये सपना ही रह गया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हुयांग सिटी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो लू फैंग होता है वो स्टार टावर के एक चैम्बर के अंदर बैठा हुआ था। एंड इस वक्त वो अल्टीमेट रिलम चॉटिक सोर्स ब्लड लाइन का वो जो उसको कॉप्स मिला था 24 फेजेस वाला उसे स्टडी कर रहा था। कि मटेरियल सोर्स लॉ के अंदर लू फैंग की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी ज्यादा डीप नहीं थी, वो बस अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को समझता था, जिसके कारण टुक्के टुक्के के अंदर ही लू फैंग ने मटेरियल सोर्स लॉ को भी कॉम्प्रहेंड करके रखा था। दूसरी तरफ जो लू फैंग था उसने एक तरफ से अपनी कॉन्शियसनेस को भी स्टार टावर के अंदर डीप पेनिट्रेट करके रखा हुआ था, जहाँ पे उसका जो एक अवतार है वो हमेशा स्टार टावर को स्टडी करता रहता था। उसके अंदर के जितने भी इंट्रिकेट रून्स है या फिर जितने भी बुलबुलैया वगैरह है उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता था। वही आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा कि जो लू फैंग है उसे एक क्रिम्सन स्केल मिला था स्टार टावर के अंदर, जिसके कुल मिला के कुछ 12 साइड्स थे। जितना ज़्यादा लू फैंग इस चीज़ के बारे में जानता था उतना ही ज़्यादा लू फैंग को ये चीज़ और ज़्यादा मिस्टीरियस लगती थी। लू फैंग उस स्केल की तरफ देखता है एंड कुछ टाइम तो कुछ तो भी सोचता है। उस ब्लड कलर के स्केल की तरफ देखते हुए लू फैंग को ऐसा फील हो रहा था जिसके उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग ब्लड कलर की रेडियंस निकल रही है, जो कि एक तरीके से एक ब्लड रिवर की सी की तरह है जो कि उस क्रिम्सन स्केल के अंदर से निकल रही हो। इस चीज़ को देखते लू फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। लू फैंग डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसका प्रोग्रेशन भी थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका था, तब वो अभी डिसाइड करता है कि वो इस स्केल्स के साथ फाइट करेगा, यानी कि कुल मिला के वो इस स्केल के ऊपर अटैक करेगा या फिर स्केल के साथ कुछ ना कुछ तो करेगा, इसके थ्रू वो इसके बारे में और ज्यादा अच्छी से जान सके। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जब ड्रीम रिलम के अंदर लू फैंग था तो उसे एक बहुत बड़ी सी ह्यूज आई दिखी थी। उस ह्यूज आई के कारण लू फैंग की काफी दफा पैंट के अंदर सुसु निकल गई थी एंड लू फैंग को उस सदमे से उभरने के लिए काफी लंबा टाइम लग गया था। एंड ये जो स्केल है इस स्केल के अंदर से भी उसी तरीके से एक डेडली ऑरा निकलता है जो कि काफी डरावना है। लू फैंग क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और अपने आप को कल्टीवेशन के अंदर वापस से झकझोर देता है। और जैसे ही वो अपनी 9 ब्रांचेस का इस्तेमाल करता है लाइफ एंड डेथ के, उसको ऐसा लगता है उस क्रिम्सन स्केल को लेके उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा डीप होती जा रही है। अगर बाहर की दुनिया की बात की जाए यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट की, तो काफी सारी जो फोर्सेज है वो ब्लैक रॉक वाले गोल्डन मास्क वाले पर्सन को ढूंढ रहे थे, लेकिन जो लू फैंग था वो ड्रीम डोमेन के बाद और कहीं भी नजर नहीं आया। कि जो लू फैंग था वो इस वक्त पूरी तरीके से अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस्ड पीरियड के अंदर जा चुका था। वो मुरुशा का वेट कर रहा था कि जल्दी मुरुशा आके उसे खुशखबरी सुनाए। इसी तरीके से हाफ एरा और पास हो जाता है। लू फैंग की आंखें खुलती है एंड उसे फील होता है कि अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर है। कि लू फैंग इतने टाइम से उस स्केल की मदद लेते हुए अपने कुछ टेक्निक्स को बना रहा था, लेकिन अभी वो पता नहीं और ज्यादा 9 ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए एंड उस स्केल का इस्तेमाल करते हुए और टेक्निक्स को नहीं बना पा रहा था। कुल मिला के जो लू फैंग था उसने 8 ब्रांचेस की फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया था एंड 8 ब्रांचेस की फ्यूजन टेक्निक को फ्यूज करके उसने काफी ज्यादा पावरफुल मूव बनाया था। तुरंत जो लू फैंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है एंड वो अपनी बॉडी को 2 हिस्सों के अंदर बांट देता है। लू फैंग की इस वक्त जो प्राइमरी बॉडी थी उसने लगभग 56% एनर्जी रिजर्व को कैरी करके रखा था उसकी परफेक्ट गोल्डी बॉडी के कंपैरिजन के अंदर। लू फैंग अपने आप से कहता है चलो देखते हैं
कि मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, वो बिना किसी ट्रेजर के ऊपर रिलाई किए कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और नेक्स्ट सेकंड के ऊपर हम लोगों को एक ब्लड रिवर देखने के लिए मिलती है, जो स्टार टावर के हर एक कॉर्नर को कवर कर लेती है। थ्योरेटिकली देखी जाए तो ये जो ब्लड रिवर थी ये पूरी तरीके से बाउंडलेस थी। अगर कोई भी इस ब्लड रिवर के अंदर ट्रैप हो जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस रिवर के अंदर ही रह जाएगा। लू फेंग चाहे तो उसे किसी भी सेकंड के ऊपर मार सकता है। जो रिवर थी ये रिवर ऑफ लाइफ थी, जो कि लगभग 8 ब्रांच की फ्यूजन से बनी हुई थी। भाई उसी रिवर के अंदर हम लोग को लू फेंग का एक अवतार देखने के लिए मिलता है, जो कि अचानक से उस रिवर के अंदर चला जाता है। एंड इसी के साथ वो जो रिवर होती है वो पहले से काफी ज्यादा बदल जाती है एंड वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अचानक से वो जो रिवर होती है वो आसमान के अंदर राइज करना स्टार्ट कर देती है। स्टार टावर के स्पेस के अंदर अपने सामने आने वाली जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजों को तबाह करने लग जाती है। फेंग ने इस रिवर ऑफ लाइफ को अपनी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया था। डेफिनेटली उसका जो पावर कंजम्पशन था वो काफी ज्यादा था। लू फेंग को एक चीज देख के काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, काफी ज्यादा शॉकिंग सा फील हो रहा था कि उसकी जो पावर है वो इस वक्त सुप्रीम रूल से टकरा रही थी। यानी कि फाइनली जो लू फेंग है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच रहा था। आप लोगों को पता होगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर एक पावर से ज्यादा पावर को आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनको सुप्रीम रूल्स रोक लेती है। इसलिए यही रीज़न है कि बाहर की जो एक्सटर्नल रेसेस होती है उन्हें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बींग्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो जितनी भी एलियन रेसेस है वो 14 रिलम से ज़्यादा पावरफुल पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर। एंड इस वक्त जो लू फेंग की पावर्स थी वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि अभी से जो लू फेंग था वो सुप्रीम रूल्स को फील कर सकता था कि वो जो सुप्रीम रूल्स है वो उसे रिस्ट्रेन कर रहा है, वो उसे रोक रहा है। एंड देखा जाए तो जो अभी भी जो लू फेंग है वो सेकंड लेवल के ऊपर है, गॉड किंग लेवल के, जो कि अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है। आप लोगों को एक चीज याद होगी कि जब लास्ट टाइम लू फेंग ने एक वर्ल्ड बीस्ट के साथ फाइट की थी, यानी कि वही टियानमू किंगडम वाला वर्ल्ड बीस्ट, तब लू फेंग ने अपनी 7 ब्रांचेस वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था, यानी कि ऐसी कुछ एक ब्लड रिवर थी। लेकिन इस बार की जो ब्लड रिवर थी ये 8 ब्रांचेस से मिलकर बनी थी, तो ये डेफिनेटली पिछले बार वाली से काफी गुना ज्यादा पावरफुल थी। भी इसी टेक्निक के अंदर जो लू फेंग होता है वो स्टार टावर के एनर्जी को भी डालने लग जाता है। जब वो स्टार टावर के पैटर्न्स को रीएक्टिवेट करता है उसे फील होता है कि उसका ये जो अटैक है ये और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा था। यानी कि जो लू फेंग था वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के थ्रेशोल्ड को पूरी तरीके से फील कर सकता था। वो ऑलरेडी 50 to 70% तक का इम्पैक्ट महसूस कर सकता था अपने ऊपर, जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सुप्रीम लॉस के ऊपर से था। वो आराम से इस इम्पैक्ट को थोड़ा सा और कम कर सकता था अगर वो अपनी स्टार टावर का इस्तेमाल फुल पोटेंशियल के ऊपर करे तो। इन सब चीजों से लू फेंग एक चीज समझ चुका था कि इवन वो जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है, भले ही उनके पास पूरी तरीके से काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर से क्यों ना हो, वो ऊपर से लेके नीचे तक ट्रेजर से ही लगे क्यों ना हो, बट उसके बाद भी उन लोगों के लिए स्टार टावर को सह पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होगा। लू फेंग को अभी फील हो रहा था कि क्यों वो जो 2 एशियन कंट्रीज के फाउंडर्स है वो टियानमू किंगडम के उस बीस्ट को रोक पाता है। एंड साथ ही साथ लॉर्ड ऑफ 10,000 रिलम्स सारी की सारी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि इस पूरे के पूरे हिरार्की के अंदर अगर सबसे टॉप के ऊपर कोई आता है तो वो है इंसान। जिस लेवल तक वो कल्टीवेट कर सकता है उस लेवल तक कोई भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। लू फेंग अपने इस कल्टीवेशन को इसी तरीके से बरकरार रखता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से लू फेंग अपनी आंखें खुलता है क्योंकि उसे मोरुशा के चैम्बर के अंदर से कुछ फील हो रहा था। मोरुशा ने फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। जो मोरुशा का अवतार था वो इस वक्त पूरी तरीके से स्टेबल भी हो चुका था, वो एक तरीके से एक नए लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। इनिशियल अभी भी वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था ताकि वो पूरी तरीके से अपने बॉडी को 100% स्टेबल कर सके। अभी अभी मोरुशा ने अपना ब्रेक थ्रू किया था एंड ब्रेक थ्रू करती भले उसका रिलम चेंज हो चुका हो, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो अभी भी सेकंड लेवल की है, तो उसकी बॉडी को फाइनली अल्टीमेट स्टेट के ऊपर पहुंचने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। लू फेंग के एक ही थॉट के साथ जो लू फेंग होता है वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो डायरेक्टली मोरुशा वाले चैम्बर के अंदर चले जाता है। से जो मोरुशा होता है वो लू फेंग को फील करता है, तुरंत वो लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है, मोरुशा क्या तुमने पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन डाउ को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है? मोरुशा कहता है, मास्टर मैं फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ एंड मैं एक पीक लेवल का बाउंड्री बीस्ट बन चुका हूँ एंड साथ ही साथ मेरे ब्रेक थ्रू के साथ ही मैंने डिस्ट्रक्शन डाउ को भी पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड कर लिया है। अभी बस मुझे हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। कुछ एक एरा के अंदर जो मेरा डिस्ट्रक्शन डाउ है वो पूरी तरीके से अपने पीक स्टेट के ऊपर ग्रो हो जाएगा। जब लू फेंग डिस्ट्रक्शन डाउ बॉडी के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है। मोरुशा कहता है कि जो डिस्ट्रक्शन डाउ बॉडी होती है ये कुल मिला के 3 एस्पेक्ट के अंदर काम करती है, बट इसके अंदर वाइटिलिटी की काफी ज्यादा कमी होती है किसी भी लाइव डाउ के कंपैरिजन के अंदर, लेकिन स्टिल इसकी जो डिस्ट्रक्टिंग पावर होती है वो पूरी तरीके से अनपैरेलल होती है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मैंने पूरी तरीके से 6 अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर करके रखा है। अभी मैं उन सारी की सारी टेक्निक्स को और ज्यादा परफेक्शन के साथ देख पा रहा हूँ। मास्टर बिना किसी भी ट्रेजर के मैं आराम से इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं किसी भी एम्परर या फिर ओवरलॉर्ड के साथ फाइट कर सकता हूँ। लू फेंग मोरुशा की तरफ देखता है एंड कहता है, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो?
तो चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हुए हो। मुर्शा की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे अपनी टेक्निक्स दिखाओ, मैं भी देखूं कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हुए हो। मुर्शा थोड़ा सा हेजिटेट करता है एंड स्माइल करते हुए कहता है मास्टर, अगर मैंने गलती से आपको इंजर्ड कर दिया तो। लू फेंग स्माइल करता है एंड कहता है कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। एंड वैसे भी ये जस्ट मेरा एक क्लोन है, इवन अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय कर भी देते हो उससे फिर भी घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुरुशा होता है वो अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन याद रखना इस चीज के लिए आपने खुद मुझे बोला था, तो बाद में मुझे ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। एंड मैं आपको एडवांस के अंदर ही वार्न कर रहा हूँ कि आपको इस चीज के कारण चोट लग सकती है। उसके अगले सेकंड के अंदर जो मुरुशा होता है वो हवा के अंदर अपनी एक उंगली से टैप कर देता है एंड उसके एक टैप से पूरा का पूरा एंटायर डिस्ट्रक्शन डाओ जो होता है वो इन्वोक हो जाता है सुप्रीम रूल्स के अंडर में। एंड तुरंत हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक फुल फोर्स सुप्रीम डाओ का एक काफी ज्यादा पावरफुल मूव लू फेंग की तरफ आगे बढ़ता है। जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है वो लू फेंग को एनवेलप कर देती है। मुरुशा ने अटैक रेंज को काफी ज्यादा लिमिटेड कर दिया था, यानी कि ये जो अटैक था ये पूरी तरीके से फैला हुआ अटैक नहीं था। ये जो अटैक था ये बस लू फेंग वाले एरिया को ही नुकसान पहुंचा रहा था, उसी एरिया के पार्टिकल्स को बर्स्ट आउट कर रहा था। कुल मिला के ये जो अटैक था ये बस लू फेंग के क्लोन के ऊपर हो रहा था, ना कि उसके आसपास की सराउंडिंग के ऊपर। लू फेंग महसूस कर सकता था कि जो डिस्ट्रक्शन डाव अटैक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग सेंस कर सकता था ये एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन डाव है। ये लिटरली काफी ज्यादा कमाल की बात थी कि जो मुरुशा है उसने इस काफी ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन डाव को बस अपनी एक छोटी सी उंगली के कारण प्रोवोक कर लिया। छोटी सी उंगली के टैप करने के साथ ही वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को अनलीश कर सकता है। डेफिनेटली अगर कोई ऑर्डिनरी सेकंड लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर होता तो वो इस अटैक से अभी तक जमीन के ऊपर गिर के पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता, फिर उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से करोड़ हो चुकी होती। लेकिन जो लू फेंग है वो कोई ऑर्डिनरी सेकंड लेवल का वॉरियर नहीं है। जो अटैक होता है ये भले ही लू फेंग की बॉडी को पूरी तरीके से करोड़ कर देता है, उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे छेद कर देता है, बट उसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर जो लू फेंग की बॉडी होती है वो वापस से रिकल्टिवेट हो जाती है कि जितने भी लू फेंग की बॉडी के अंदर छेद हुए थे वो ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से भर जाता है। लू फेंग छाती चौड़ी करके खड़ा होता है एंड मुरुशा की तरफ देखते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा वीक सा अटैक था, तुम जैसे एक अल्टीमेट लेवल के एग्जिस्टेंस से मैंने और ज्यादा कुछ इंप्रेसिव एक्सपेक्ट किया था। ये चीज सुनने के बाद जो मुरुशा होता है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो मन ही मन कहता है ये वैसे तो मिला एक कैजुअल अटैक था, लेकिन स्टिल इसके अंदर पूरा पूरा एक एंटायर डाव था, यट जो मास्टर है उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा। अगर थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा भी तो वो नेक्स्ट सेकंड के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो गया। सही में मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। मुरुशा लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मास्टर इस बार मैं अपना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो लू फेंग होता है स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तुम आगे बढ़ सकते हो। अगले सेकंड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो मुरुशा होता है वो लगभग 18 क्लोन्स के अंदर स्प्लिट आउट हो जाता है। ये जो 18 के 18 क्लोन्स थे ये अपनी अपनी एक अलग अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे, अभी के अपने अपने अलग स्पेस देखने के लिए मिल सकते थे। नेक्स्ट सेकंड के अंदर 18 अल्टीमेट टेक्निक्स इरप्ट होती है एंड जैसे ये इरप्ट होना शुरू होती है इन सभी की जो पावर्स होती है वो एक जगह पे गैदर हो जाती है एंड एक सिंगल जगह पे गैदर होकर ये डायरेक्टली लू फेंग की तरफ शूट आउट हो जाती है। एंड इस अटैक के कारण जो लू फेंग का बॉडी होता है उसके अंदर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। देखा जाए तो लू फेंग के बॉडी के अंदर काफी सारे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे, लेकिन एट द एंड जो लू फेंग की वाइटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए नेक्स्ट सेकंड के अंदर लू फेंग की जो बॉडी होती है वो वापस अपनी परफेक्ट कंडीशन के अंदर आ जाती है। बट स्टिल देखा जाए तो जो लू फेंग का ऑरा था वो थोड़ा सा वीक हो चुका था। इवन मुरुशा की एनर्जी के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था। लू फेंग थोड़ा सा शॉक के अंदर मुरुशा को देखता है क्योंकि अभी अभी उसने काफी ज्यादा पावरफुल ब्लो को अपने ऊपर सहा था एंड उसे काफी सही फील आई थी। ये जो मुरुशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मास्टर आपका ये जो क्लोन है के ऊपर तो एक खरोच भी नजर नहीं आ रही। लू फेंग कहता है मैंने लगभग अपनी 30% बॉडी को खो दिया था, इतने में मेरे 3 परफेक्ट डिवाइन बॉडी के क्लोन बन सकते थे। लू फेंग को लिटरली फील हो रहा था कि उसने काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर अपनी एनर्जी को खो दिया इस अटैक से बचने के लिए। स्टिल वो सेटिस्फाई था कि उसने कुछ अलग ही फील किया। मुरुशा कहता है मास्टर क्यों ना हम एक बार फिर से 2-2 हाथ करें, तब जब मेरा जो डिस्ट्रक्शन डाव है वो पूरी तरीके से अपने पीक कंडीशन के ऊपर पहुंच जाए। क्योंकि एक तरीके से जो मुरुशा था वो भी अपने प्रोग्रेस से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई था, क्योंकि जिस तरीके का हार्म मुरुशा ने सोचा था उस तरीके की तकलीफ वो लू फेंग को नहीं पहुंचा पाया था। एंड मुरुशा के इतने पावरफुल मूव्स ने लू फेंग को बस थोड़ा मोड़ा इंजर्ड किया था, जिसकी वजह से जस्ट लू फेंग ने अपना एनर्जी रिजर्व करवाया था। बट वो लू फेंग के इस क्लोन को भी पूरी तरीके से एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। लू फेंग मुरुशा से कहता है क्या तुम्हारी जो टेक्निक्स है ये और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, तुम्हारा डिस्ट्रक्शन डा और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मुरुशा कहता है नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है। एक बार जैसी जो बाउंड्री बीस्ट होता है वो अपना लेवल क्रॉस करता है, यानी कि वो अल्टीमेट लेवल के ऊपर पहुंचता है, वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर का जो डिस्ट्रक्शन ग्रेड डाउ होता है वो ऑलरेडी 36 अल्टीमेट लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को पूरी तरीके से बेस्ट तरीके से मेथड के साथ कॉम्प्रेहेंड कर लेता है। यानी कुल मिला के जिस एक्सटेंट तक जो मुरुशा था वो बढ़ सकता था वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसके आगे और ज्यादा वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता।
वो बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑप्टिमम स्टेट के ऊपर ला सकता है जब उसके डाउट्स पूरी तरीके से रिफाइंड हो जाएंगे, बट उसके अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। मुरुशा की बात सुनने के बाद लू फेंग कहता है अगर तुम्हारी टेक्निक और ज्यादा इंप्रूव नहीं हो सकती तो और ज्यादा लड़की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लू फेंग को भी अभी थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने बस एक ही अटैक के अंदर लगभग अपने 30% एनर्जी रिजर्व को खत्म कर दिया। एंड उसके दिमाग में आता है कि उसे अपने इस क्लोन को और ज्यादा पावरफुल रखना चाहिए था। अगर शायद से उसका ये जो क्लोन है ये ज्यादा पावरफुल होता, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिजर्व होता, तो मे बी उसका जो लॉस होता वो काफी ज्यादा कम होता। इसी चीज से लू फेंग ने एक चीज सीखी कि जितना ज्यादा पावरफुल उसका क्लोन होगा उतनी ज्यादा पावरफुल उसकी डिफेंडिंग एबिलिटीज होगी। एंड अगर लू फेंग ने अपना पावरफुल क्लोन का इस्तेमाल किया होता मुरुशा के साथ फाइट करने के लिए तो मे बी जितनी इंजरीज उसने अभी अभी सही थी वो काफी ज्यादा कम हो सकती थी। फ्यूचर के लिए भी ये चीज याद रख लेता है अपने मन के अंदर गार्ड बन के। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी जब भी उसे ऐसे किसी पर्सन के साथ फाइट करनी हो जहाँ पे जो उसकी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा ज्यादा है तो वो अपनी पावरफुल क्लोन का इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी बॉडी का जो डिफेंस है वो और ज्यादा पावरफुल हो, जिसके थ्रू उसका एनर्जी रिजर्व भी बचे। सीन शिफ्ट उतरन हम लोग को ओरिजिनल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है जहाँ पे प्राइमल यूनिवर्स के अंदर जो लू फेंग का एक क्लोन था वो किसी का वेट कर रहा था। वो वेट कर रहा था उन पावरफुल ह्यूमंस का जिनको फाइनली जो लू फेंग है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लेके जाने वाला था। फाइनली वो वक्त आ चुका था जब ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर से कुछ लोग जो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, वो अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि अभी जो लू फेंग है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड साथ ही साथ उसके पास मुरुशा भी है जो ऑलरेडी अल्टीमेट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। एंड वैसे भी लू फेंग के पास तो स्टार टावर भी है। स्टार टावर के होते हुए उसके अंदर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इवन अगर 2 एशियन कंट्री के जो एंसेस्टर्स है वो भी आ गए तो उसके बाद भी लू फेंग को डर नहीं लगता कि वो इन लोगों को नहीं बचा पाएगा। वो अपनी स्टार टावर के अंदर छुप के आराम से इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि लू फेंग सेकंड लेवल के ऑलरेडी पैनिकल स्टेट के ऊपर पहुंच चुका है और अभी तक उसे ऐसा फील होता है कि स्टार टावर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। यानी कि कुल मिला के वो जो 2 एशियन कंट्रीज के जो एंसेस्टर्स है वो भी स्टार टावर का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। लोगों को याद होगा कि लू फेंग एंड टीचर ओरिजिन ये दोनों के दोनों एक साथ ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। लू फेंग एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि इस रिकॉग्निशन चैनल को इस्तेमाल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। खास करके वो अपने लोगों के साथ काफी ज्यादा सावधानी बरतना चाहता था कि अगर सिटी लॉर्ड या फिर किसी और को कुछ होता है तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। भाई हम लोगों को 6 फिगर अपीयर होते देखने के लिए मिलता है। ये 6 के 6 फिगर लू फेंग की तरफ देखता है एंड लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग उनकी तरफ देख के स्माइल कर लेता है। वही जो चौ सिटी लॉर्ड होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है तुमने कहा था कि एक दिन ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो आराम से इस रिकॉग्निशन पोर्टल को क्रॉस कर पाएगी। फाइनली आज मैं अपने इन 5 पुराने दोस्तों को अपने साथ लाया हूँ। हम श्योर है कि हम कैसे तैसे करके इस रिकॉग्निशन पोर्टल को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। ये जो 6 लोग थे गाइस ये सारे के सारे जाने माने लोग थे, यानी कि आप लोग ऑलरेडी इन सभी लोगों को जानते हो। ये वही काफी ज्यादा पावरफुल 6 लोग हैं जिनके साथ पास्ट के अंदर लू फेंग ने काफी बार काम किया है, यानी कि सिटी लॉर्ड, लू फेंग के टीचर, गॉड पैंगोंग, गॉड ऑफ डार्कनेस, गॉड ऑफ हुआंगजेन, गॉड बिंग पैंग, गॉड लिंग जिंग, सारे के सारे एक टाइम में ह्यूमैनिटी के पीक पिलर्स थे। लू फेंग के द्वारा प्रोवाइड किए हुए रिसोर्सेज के थ्रू वो ऑलरेडी ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे। लू फेंग और ओरिजिनल एंसेस्टर के गाइडेंस के साथ वो सारे के सारे वर्ल्ड ट्रू गॉड लेवल के ऊपर भी ब्रेक थ्रू कर चुके थे। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस होता है वो लू फेंग से कहता है ये लगता है अभी टाइम आ चुका है हमारा भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पावर रखने का। तभी लू फेंग के टीचर सिटी लॉर्ड चॉस कहता है ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग किस जगह के ऊपर लैंड होंगे। दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक अनजान जगह के ऊपर टेलीपोर्ट होना ये लिटरली काफी ज्यादा खतरेमंद हो सकता है। लू फेंग भी इस चीज के अंदर अपने मुंडे हिलाता है। लू फेंग कहता है मुझे लगता है कि तुम 6 लोगों के अंदर भी तुम लोगों को दो का ग्रुप बनाना चाहिए। जो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस होता है वो लू फेंग की तरफ दिखता है कहता है लू फेंग तुम इस मैटर के अंदर जो भी डिसाइड करोगे वही हम लोग करेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। इसके साथ जो लू फेंग होता है वो 2 ग्रुप्स बना लेता है। पहले ग्रुप के अंदर टीचर, अंकल डार्कनेस एंड पेंग गॉड थे। सेकंड ग्रुप के अंदर ट्रू गॉड हुआंगजेन, ट्रू गॉड बिंग फैंग, ट्रू गॉड लॉन्ग जिंग। इन्हें भले ही सेकंड ग्रुप के अंदर रखा गया था लेकिन उसके बाद भी ये लोग काफी ज्यादा पेशेंट थे। लू फेंग सिटी लॉर्ड से कहता है सर जैसे आप अपना ब्रेक थ्रू कर लो वैसे ही तुम तीनों की तीनों एक सेम स्पेस शटल के ऊपर रहना ताकि आप सभी के सभी लोग यानी कि पहले के तीनों लोग एक ही जगह के ऊपर एक ही रीजन के अंदर टेलीपोर्ट हो सके। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों को अलविदा करने के लिए लगभग पूरे के पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर काफी सारे लोग आए थे। इवन जो लू फेंग की वाइफ होती है एंड उसके बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सभी लोग इन 6 के 6 वॉरियर्स को टाटा बाय बाय कहता है क्योंकि ये ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़ के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जाने वाले थे। टीचर ओरिजिन एंड लू फेंग के पद पक्ष के ऊपर चलने वाले थे।
फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है, यानी कि वो रिकॉग्निशन पोर्टल का ब्रेक थ्रू करते हुए ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर पहुंच जाता है। वही ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लू फैंग होता है वो इस वक्त हुआंग सिटी के अंदर बैठा हुआ था एंड सडनली उसे 3 नई जिंदगियां ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फील होती है। समझ जाता है कि उसकी टीचर अराइव कर चुका है, क्योंकि इन तीनों के साथ लू फैंग का लाइफ इम्प्रिंट ज्वाइन था। इसलिए इनके यहाँ पे आते ही लू फैंग को भनक लग चुकी थी कि ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं एंड वो किस लोकेशन पे आए वो भी पता चल जाता है। लू फैंग के एक सिंगल थॉट के साथ ही जो लू फैंग होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है, तो पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा सकता था। नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर वो थंडर एशियन नेशन के अंदर पहुंच जाता है। लू फैंग को सिटी लॉर्ड एंड बाकी के 2 लोग देखने के लिए मिल जाते हैं, बट लू फैंग अचानक से उन लोगों के सामने नहीं आता। वो कुछ टाइम तक अपने आप को हिडन ही रखता है, चाहता था कि ये लोग आसपास की चीजों को एक्सपीरियंस करे कुछ टाइम के लिए। लू फैंग ऊपर से स्माइल करते हुए इन लोगों की तरफ देख रहा था। ये लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ये एक अनजान जगह से एक नई जगह के ऊपर आए थे, अपनी सराउंडिंग्स को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। ये लोग आपस में बात करते हैं कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल दुनिया है, यहाँ का जो स्पेस है वो कितना ही ज्यादा स्टेबल है, यहाँ का जो नेचुरल लॉस का फ्लो है वो भी काफी ज्यादा क्लियर है, हमारे होमलैंड से तो काफी ज्यादा क्लियर। यहाँ पे कल्टीवेट करना अनडाउटफुली काफी ज्यादा इजियर होगा। ऐसे लग रहा था कि काफी ज्यादा लंबे टाइम से हम लोग अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर लगता है कि हम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। वही जो गॉड किंग पेंगोंग होता है वो कहता है इवन यहाँ का जो टाइम है वो भी 10,081 टाइम स्लो है अगर ओरिजिनल यूनिवर्स के थ्रू कंपेयर किया जाए तो। उसके बाद जो पेंगोंग होता है वो जमीन से एक पत्थर उठाता है एंड उस पत्थर को अपने हाथों के थ्रू कुचल देता है एंड इस पत्थर को अपने हाथों के अंदर क्रश करने के साथ ही वो कहता है इवन यहाँ के जो ऑर्डिनरी मटेरियल्स है वो भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये जो सिंपल सा स्टोन है इसके थ्रू भी हम लोग गॉड किंग लेवल के आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं अपने होमलैंड के अंदर। भाई ये लोग वंडर कर ही रहे थे, तभी जो लू फैंग होता है वो फाइनली इन लोगों के सामने आ जाता है। जैसे ये तीनों के तीनों लू फैंग की तरफ देखते हैं, ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इतनी ज्यादा बड़ी दुनिया के अंदर भी लू फैंग ने इतना जल्दी इन लोगों को ढूंढ लिया था। लू फैंग कहता है कि इस दुनिया को ओरिजिन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो इन तीनों के हाथों के अंदर एक मैप पकड़वा देता है। ये जो मैप था ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट का था। लू फैंग उन्हें बताता है कि हुआंग सिटी उसका सिटी है, उसी सिटी के अंदर जो ओरिजिनल इंसिस्टर है वो इन तीनों का वेट कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर ये लोग हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं लू फैंग के थ्रू। लू फैंग के टीचर एंड बाकी के 2 लोग ये लोग काफी ज्यादा शॉक थे। जब वो हुआंग सिटी को देखते तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि जो सिटी है ये कितनी ज्यादा बड़ी है। यहाँ की बस एक सिटी इतनी ज्यादा बड़ी लग रही थी जितना बड़ा इनको पूरा का पूरा ओरिजिनल यूनिवर्स लगता था। इस सिटी के अंदर लिटरली काफी सारे पावरफुल बींग्स इन लोगों को नजर आ रहे थे। भले ही ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा रेयर हो सकता है ट्रू गॉड बनना, बट ये जो सिटी है ये काफी ज्यादा लंबी चौड़ी है। साथ ही साथ यहाँ पे लाखों करोड़ों ट्रू गॉड्स का ऑरा फील किया जा सकता था। वही तभी टीचर ओरिजिन सामने आता है। ये सभी लोग टीचर ओरिजिन को ग्रीट करता है। टीचर ओरिजिन कहता है कि ये हुआंग सिटी है, ये हेडक्वार्टर है ब्लड रिवर सेक्ट का, इसे दाओ सेक्ट भी कहा जाता है, जो कि लगभग इस वक्त 155 प्लस 4 स्टेट के अंदर रूल कर रहा है। लू फैंग हुआंग सिटी के अंदर आया था, तब के कंपैरिजन के अंदर अभी जो हुआंग सिटी है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ओरिजिनल सिस्टर कहता है कि लू फैंग ने इस ब्लड रिवर सेक्ट को इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर स्टेबलाइज किया है। ये जो हुआंग सिटी है, इस हुआंग सिटी के अंदर लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा वॉइड ट्रू गॉड्स है एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स है। काफी सारी सेवरल चॉटिक रिलम के पावर हाउसेस भी है। ऑफकोर्स लू फैंग गॉड किंग लेवल के ऊपर है। इवन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी अगर देखा जाए तो जो हुआंग सिटी है वो वन ऑफ द टॉप टायर सिटीज के अंदर आती है। ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर देखा जाए तो जो पेंगोंग, डार्क ट्रू गॉड और जॉ सिटी लॉर्ड थे, ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा प्राउड फील करते थे अपने ऊपर कि लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के अंदर, पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आने के बाद उनकी पूरी की पूरी औकात खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट ट्रू गॉड्स है वो तो लगभग कूड़े के भाव में है। लू फैंग के खुद के सिटी के अंदर ही लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा व्हाइट ट्रू गॉड्स है। तो अभी इन लोगों को अपनी अहमियत पता चल रही थी। फैंग कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के एनवायरमेंट के अंदर किसी भी ट्रू गॉड का जन्म लेना ये काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है, इसलिए यहाँ पे ट्रू गॉड और व्हाइट ट्रू गॉड्स की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये जो लेवल है ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की जो संख्या है वो भी कम होती जाती है। तो गाइज मैं यही पे इस चैप्टर को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना मैंने काफी ज्यादा लंबा ब्रेक ले लिया है, इसके कारण अभी मुझे पहले के कंपैरिजन के अंदर 2 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है वीडियोस बनाने के लिए। तो कोई नहीं, मैं कुछ दिनों के अंदर इस चीज से भी यूज्ड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं आज ही वीडियो डालूंगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके अंदर आधे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर लिए, बाकी के जो आधे चैप्टर्स है वो आपको कल के वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल के वीडियो के अंदर ही मैं इमॉर्टल वर्ल्ड को भी एक्सप्लेन कर सकूँ। देखते हैं क्या होता है। एंड आपको थोड़ी सी आवाज के अंदर चेंजमेंट नजर आ रही होगी तो थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला भी खराब था, बट कोई ना, ये टाइम के साथ सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।